एवरीवन, दिस इज विनीता बिश्नोई। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। हमने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में इससे पहले पढ़ा था। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है। सो वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से पॉलिनेट करते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं जिनका पॉलिनेशन डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू होता है और क्यों होता है। ठीक है, जैसे कोई एक प्लांट है, वो इंसेक्ट्स के थ्रू ही उनका पॉलिनेशन क्यों होता है, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है होने चाहिए किसी भी फ्लावर के जिससे इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट हो, एनिमल्स के थ्रू हो या विंड या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो। सो वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट और अदर फ्लावर। सो इस पॉलिनेशन के लिए वी नीड पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जिनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द नॉन लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स comes under abiotic agents and living pollinating agents comes under biotic agents। तो ज्यादातर जो भी फ्लावर होते हैं जिनमें पॉलिनेशन हो रहा है, जो प्लांट्स होते हैं जिनमें पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ बायोटिक फैक्टर। बहुत कम होते हैं जिनमें एबायोटिक के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ना जो एबायोटिक पॉलिनेटर्स हैं वो विंड एंड वाटर है। So the pollination by wind is called anemophily and the pollination by water is called hydrophily. Same way there are different types of biotic pollinators. अगर pollination insects की वजह से होगा उनको हम entomophily कहेंगे। अगर pollination birds की वजह से होगा हम उसको ornithophily कहेंगे। अगर bats की वजह से होता है we call them as Chiropterophily एंड स्नेल्स की वजह से होता है तो मिलाकोफिली एंड एंड्स की वजह से होता है माइडमैकोफिली। सो दीज आर द डिफरेंट बायोटिक एजेंट और इन सबको बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और इन सबको हम डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनेमोफिली की। दैट इज ग्रीक में एनेमोस मतलब ही होता है विंड। सो विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो प्लांट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो पहली चीज की व्हेन द पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द विंड, इट इज कॉल्ड एनेमोफिली। मोर कॉमन इन एबायोटिक फैक्टर, तो इन दोनों में ज्यादा कॉमन एनेमोफिली है। ज्यादातर प्लांट एनेमोफिली विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। एयर करंट पिक अप द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द डेहिसिंग एंथर। तो जो एयर करंट होता है ना, जो भी डेहिसिस जो ड्राई हो रहे होते हैं, बर्स्ट हो रहे होते हैं एंथर, उनपे से जो एयर करंट है वो पोलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं स्टिग्मा पे जो दूसरी जगह पे प्रेजेंट हो, दूसरे प्लांट पे जो फ्लावर्स प्रेजेंट हो उनके स्टिग्मा पे एयर करंट के थ्रू पोलन कैरी होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स कि ऐसे प्लांट्स की फ्लावर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिनकी वजह से उनमें विंड पॉलिनेशन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्लावर्स होने चाहिए दोज विल बी स्मॉल इन कॉन्स्पिक्यूअस ऑफन पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। छोटे छोटे फ्लावर होने चाहिए क्योंकि विंड है तो विंड तो कहीं पे भी जाके पोलिन्स को ड्रॉप कर सकता है, तो इट डजंट मैटर। तो वो क्या होते हैं, पूरे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर वो इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सो दैट दे कैन कैप्चर द पोलन एज वेल। नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स आर एब्सेंट और रिड्यूस्ड। जो नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जैसे कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, वो बहुत कम होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं क्योंकि उनकी उतनी जरूरत नहीं होगी। सो इट इज नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स आर एब्सेंट और रिड्यूस्ड। फ्लावर्स जो है कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे क्योंकि वो विंड के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं। इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन के लिए, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन के लिए उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है और ये एबायोटिक फैक्टर है तो इसमें ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं लगता। इसीलिए इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बेरंग होते हैं, बेस्वाद होते हैं। ठीक है, उनमें नेक्टर नहीं होता। सो दिस इज अबाउट द फ्लावर्स। जो मेल फ्लावर्स होते हैं, अगर जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है उस केस में मेल फ्लावर्स जो है दे आर मोर एबंडेंट। ठीक है, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उस प्लांट के ऊपर ज्यादा मेल फ्लावर्स होंगे और वही अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है,
स्टेमेंस विल बी मोर एबंडेंट, क्योंकि विंड के थ्रू पॉलिनेशन करना है। सो यूनिसेक्सुअल है अगर फ्लावर तो एक प्लांट के पास बहुत सारे मेल फ्लावर्स होंगे, और अगर बायसेक्सुअल है फ्लावर तो उस केस में स्टेमिन एबंडेंट होगा, सो दैट पोलन आए और विंड आए और बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को एक साथ कैरी कर सके। एंथर आर exerted and versatile, जो एंथर्स होते हैं वो बहुत exerted and versatile होते हैं। एंथर्स burst forcefully, तो एंथर क्या होता है, एकदम से फोर्सफुली बर्स्ट होता है और उसमें से एक्सपेल्ड आउट होते हैं पोलन ग्रेन, बहुत इजीली, बहुत फोर्सिबली पोलन ग्रेन्स निकलते हैं बाहर, और इस मैकेनिज्म को गन पाउडर मैकेनिज्म बोलते हैं। गन पाउडर सिंपल बुलेट जैसा वो रिलीज होता है एंथर में से। सो इसीलिए इस मैकेनिज्म को, जो अचानक से जो एंथर बर्स्ट होके पोलेन्स निकलते हैं, उसको हम गन पाउडर मैकेनिज्म बोलेंगे। पोलन ग्रेन स्मूथ होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए और लाइट होने चाहिए। स्मूथ होंगे तभी वो इजीली सरफेस से रिलीज हो जाएंगे, और नॉन स्टिकी होने की वजह से भी विंड इजीली उनको कैरी कर सकता है दूसरे तक। वरना अगर वो सरफेस पे स्टिकी होंगे तो विंड कितने भी फोर्सिबली आए वो पोलन को कैरी नहीं कर पाएगा, उसे सरफेस से डिटैच नहीं कर पाएगा। सो लाइट होने चाहिए पोलन ग्रेन, नॉन स्टिकी होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, तभी विंड उनको इजीली कैरी कर पाता है। नाउ समटाइम्स ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, समटाइम्स आर हैविंग अ विंग लाइक स्ट्रक्चर्स। इसकी वजह से पाम के जो पोलन ग्रेन है, बिकॉज दे आर हैविंग सच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, दे कैन इवन मूव फॉर 1300 किलोमीटर्स। इतने दूर तक भी ये पोलन ट्रांसफर हो सकते हैं इफ दे आर हैविंग दीज विंग और सैक लाइक स्ट्रक्चर। ड्राई होने चाहिए पोलन ग्रेन, अनवेटेबल होने चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर अगर एनवायरमेंट में है तो मॉइस्चर अगर पोलन ग्रेन के अंदर एंटर हो जाएगा, उसे हैवी कर देगा और वो मूव नहीं कर पाएगा, मे बी उसको डीजनरेट भी कर दे। तो इसीलिए जो पोलन ग्रेन ड्राई होने चाहिए और अनवेटेबल होने चाहिए, ताकि जो एनवायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है वो उनको अफेक्ट ना कर पाए। सो ये तो हमने बता दिया पोलन ग्रेन्स के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टिग्मा, कि स्टिग्मा में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो स्टिग्मा जो होते हैं वो हेयरी होने चाहिए, फेदरी होने चाहिए और ब्रांच होने चाहिए, सो दैट दे कैन कलेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम द विंड। तो विंड के थ्रू जब पोलन जा रहे होते हैं तो वो इजीली उनको कलेक्ट कर पाए, तभी पॉलिनेशन हो पाएगा। इसीलिए स्टिग्मा शुड बी हेयरी, फेदरी और इट शुड बी ब्रांच्ड टू कैप्चर द पोलेन्स। एग्जाम्पल है मेज के केस में जो स्टिग्मा स्टाइल होते हैं, दोज आर very elongated and then they are easily trapping the pollen grain from the wind. A very large number of pollen grains are produced, कि जो pollen grains है वो large amount में produce होने चाहिए, तब भी successful pollination हो पाएगा, क्रॉस pollination wind के थ्रू। अब इसका एग्जाम्पल है, अगर हम कैनबिस प्लांट की बात करें तो उसमें 5 लाख पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, और मेज के केस में 25 मिलियन, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें 135 मिलियन जितने भी पोलन रिलीज होते हैं, क्योंकि विंड के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो विंड के थ्रू कुछ पहुंच पाएंगे, इतनों में जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत कम होता है। देन पिस्टल कॉमनली पोजेस सिंगल ओव्यूल, तो जो पिस्टल होता है उसमें सिंगल ओव्यूल होता है, और इसका क्या रीजन है कि जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, इतने सारे ओव्यूल एंथन में से रिलीज हो रहे हैं, फ्लावर में से निकलते हैं, बट डेस्टिनेशन तक, स्टिग्मा तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी भी फ्लावर में ज्यादा ओव्यूल्स रहेंगे तो वो अनफर्टिलाइज रह जाएंगे। दैट इज वाई देयर आर प्लांट्स having just one ovule in the ovary which are pollinated by the wind। तो विंड के थ्रू पॉलिनेट होने वाले फ्लावर के पास जो पिस्टल होता है, उनके ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। एंड सिंपल यही एक चीज है कि ज्यादा जो पोलन ग्रेन है वो फ्लावर तक नहीं पहुंच पाते हैं, स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, सो वेस्ट हो जाएंगे बाकी के ओव्यूल्स। उसकी वजह से मैकेनिज्म डेवलप हुआ जिसमें ओव्यूल्स जो होते हैं वो कम होते हैं इन केस ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स।
अब सिग्निफिकेंस क्या है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन का डीमेरिट्स क्या है? हाईली वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि इसमें इतना सारा पोलन बन रहा है बट इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से कितना वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द वेस्टफुल प्रोसेस। रेट ऑफ सक्सेस इज वेरी लो, क्योंकि डेस्टिनेशन तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, पॉलिनेशन कंप्लीट करने में, जर्मिनेट कर नहीं पाते, तो वो एक बहुत ही जो सक्सेस रेट है उसे कम कर देता है। दीज पोलेंस कैन, एयरबॉर्न पोलेंस जो होते हैं, जो एयर के थ्रू जो पॉलिनेट हो रहे हैं, वो पोलन बहुत सारे केसेस में एलर्जीज, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड सिग्निफिकेंस। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पॉलिनेटेड प्लांट्स। You need to understand that कि एयर के थ्रू जब पॉलिनेट हो रहा है तो फ्लावर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उनका पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, एंथर एक्सपोज होना चाहिए, स्टिग्मा एक्सपोज होना चाहिए, स्टिग्मा फेदरी ब्रांच होना चाहिए ताकि वो ट्रैप कर सके, पोलन ग्रेन लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ड्राई अनवेटेबल होने चाहिए। सो ये सब चीज आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सो अंडरस्टैंड दीज characteristics very carefully, then only you will be answer all the questions of the exams। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। सो ये जो भी मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, ये मैं लिखने का रीजन ये होता है कि आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं। इवन इफ यू आर नोटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स, ये आपका पूरा नीट और बोर्ड के लिए कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू राइट, डोंट फॉरगेट टू मेक योर नोटबुक where you are writing everything in your own handwriting। खुद की हैंडराइटिंग में जब आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, वरना बुक को बार बार पलट के पढ़ना इज अ tedious job। So make your own notes, read properly, and definitely you are going to score good in your exams as well as in NEET। So see you in my next video। Till then keep learning, be safe। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करेंगे, दैट इज हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है। गुड बाय।